हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम दयार गैर और दूसरों की चीज़ों को बहुत पसंद और अपनी खूबियों और चीज़ों को नापसंद करते हैं। मैं भी जब किसी दुकान पर कोई चीज़ लेने जाऊं तो पूछता हूं इम्पोर्टेड दिखाएं, चाहे वो महंगी ही हो। हालांकि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वतन अजीज की भी बनी हुई होती हैं और यहाँ से वहाँ जाती हैं और फिर वहाँ से फैरेन मुहरें लगवा कर हमारे यहाँ पहुँचती हैं। आज के इस कालम में हम मशहूर दानिश्वर अशफाक अहमद साहब की गुफ्तगू बयान कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब ज़ाविया मनफी 3 में बयान की है। ये वो गुफ्तगू है जो उन्होंने मशहूर शायर नून मीम राशिद के बारे में अपनी यादें बयान करते हुए कही थी। उन्हीं के अल्फाज में इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं नून मीम राशिद मुल्तान के रहने वाले थे। वो मेरे रेडियो में बास थे। बाद में दोस्त बने और फिर बहुत ही करीबी दोस्त। राशिद साहब से हमारा बहुत ही अकीदत मोहब्बत और जानिसारी का सिलसिला था, लेकिन एक बात पर मैं उनसे ज़रूर मोतरज़ होता था। इनमें मशरिक़ के मुकाबले में मग़रिब की मरूबियत बहुत थी। वो मग़रिब को बहुत अहमियत देते थे और हर वक्त मग़रिब की एजादात के गिन गाते रहते थे। मैं उनसे कहता कि सर, आप इतने बड़े शायर हैं और शायर बेशक एक ऊंचे मकाम पर होता है, इसलिए उसे इस कदर मरूब होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो मग़रिब और गोरे की एजादात से मुतासिर थे। मैंने इससे कहा कि अगर आप बेजा तौर पर मुतासिर ही होते रहे तो फिर काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं नून मीम राशिद साहब की बात कर रहा था। वो यूएनओ में मुलाजिम होकर अमेरिका गए। ये 1963 की बात है। यूएनओ की खूबसूरत इमारत में 18वीं मंजिल पर उनका दफ्तर था। यूएनओ की बिल्डिंग एक बंद किताब की तरह है। मैं इन दिनों ब्रॉडकास्टिंग की छोटी सी तालीम के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था। मैं उनकी खिदमत में वहां हाजिर होता था और ये मेरी अकीदत का एक हिस्सा था। जब मैं उनके दफ्तर में जाता तो वो दरियाफ्त करते, आइस करीम। मैं कहता क्यों नहीं। हम वहाँ कैंटीन चले जाते। वो एक लोहे की मशीन में पैसे डालकर बटन दबाते तो मशीन से खुद ब खुद एक आइस क्रीम से भरा कर छा निकल आता। वो मुझे कहते, देखा है कमाल मशीन का। उस जमाने में फोटो कॉपी की नई नई मशीन आई थी। वो आजकल की मशीन की तरह नहीं थी। इसमें ब्राउन रंग की कॉपी निकलती थी। राशिद साहब को शायद इतनी फोटो कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है और मेरे ऊपर मग़रिब का रोब डालने के लिए अपनी सेक्रेटरी से कहते कि फ़लाँ कागज़ की इतनी कापियाँ लेकर आओ। वो बेचारी टक करके इसकी कापियाँ निकाल देती। मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम कोई चीज़ लिखो। मैंने उर्दू और फ़ारसी का एक शेर कागज़ पर लिखा और कुछ अंग्रेज़ी में भी। फिर इन्होंने इस कागज़ की कापियाँ निकाली और याद दहानी के लिए वो मुझे सौंप दें। हम जितनी देर इकट्ठे रहते वो मुझे मग़रिब की एजादात की कहानियाँ सुनाते रहते। मैं चूँकि गांव से गया था कि इसलिए थोड़ा ज़िद्दी भी था, नालायक और मोटा भी था और मुझे कहते कि तुम आखिर क्यों मग़रिब की तरक्की तस्लीम नहीं करते। मैं इन्हें कहता कि एक इतना अजीम शायर मेरे सामने जिंदा सलामत बैठा है। ये मेरे मुल्क ने पैदा किया है। मैं कैसे मग़रिब की बड़ाई मान लूं। इस तरह मेरा उनसे अकीदत मनदाना झगड़ा चलता रहता। मैं तकरीबन रोज़ ही उनके साथ ही शाम के वक्त उनके घर जाता था। मेरा मकसद ये था कि उनके घर आला दर्जे की काफ़ी मिलती थी। उनकी बेगम जो थी वो अटालीन थी, वलायती औरत थी। उसके बाप इतालवी थे, माँ आयरिश वाओ गैर थी। राशिद साहब की बेगम बहुत अच्छी इतालवी बोलती थी। अब मुझे भी अपनी इतालवी ज़बान अच्छी करने का चस्का था।
लिहाजा मैं भी हर रोज शाम को उनके घर जाकर उनसे मिलता। उसने कफ आग, वहाँ की मशहूर काफी, का एक बड़ा सा पैक बना कर रखा हुआ था कि अशफाक आएगा तो उसे बना कर दूंगी। काफी बिन जाती और हम सब बैठ जाते तो राशिद साहब की बेगम और मेरी मीटिंग शुरू हो जाती। राशिद साहब बड़े भले और शरीफ आदमी थे। मैं अगर देर हो जाती तो खाना भी उनके घर खाता। देर हो जाती तो वो मुझे बस स्टॉप पर छोड़ कर आते। ये उनकी मेहरबानी थी। रात गए वहां बसों में नौजवान मनी सिगरेट पहने हुए लड़कियां देखकर कहते, देखो रात का वक्त है, क्या ऐसा ला एंड ऑर्डर तुम्हारे मुल्क या किसी मशरकी मुल्क में है कि ये नौजवान लड़कियां आज़ादी से सफ़र कर रही हैं। अब मैं शर्मिंदा होकर कहता कि जनाब अक्सर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ख़वातीन अकेली लंबे सफ़र पर चली भी जाती हैं। मैं उनसे अदब से और डरते डरते कहता कि सर देखें कि हम में भी कोई खूबी है। वो कहते कि कहाँ की खूबी, कौन सी खूबी? मैंने कहा कि सर देखे हम मेहमान नवाज लोग हैं। डिप्टी जनरल खान का एक गुडरिया भीतर बकरियां चरा रहा है। अब उसके पास आधी रोटी और 2 खजूर ये हैं। अगर इसके पास कोई मुसाफिर आता है तो वो इससे कहेगा कि रोटी खा कर जाना। वो कहते कि नहीं, ये फजूल बातें हैं, क्या तुमने कुछ ईजाद किया है? इस मरूबीत में जो दर्दनाक पहलू है वो ये है कि इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि इनकी बीवी की सहेली का खावनत फौत हो गया। हम भी इसके जनाजे के साथ गए। वहाँ कुछ लोग मर्दों को जलाते हैं और कुछ दफन करते हैं। वहाँ इन्होंने मर्दों को जलाने के लिए एक जदीद शमशान घाट बनाई है। जहाँ पर इसकी सहेली के खावनत को जलाने के लिए ले जाया गया वो ऐसी शमशान भूमि नहीं थी जैसी कि हमने अपने बचपन में देखी थी कि लकड़ियों की चता लगाई, इसमें मरदे को रखकर आग जलाई और मुआमला खत्म। वो जदीद शमशान घाट ऐसी अलीकटरक मशीन थी, बिल्कुल लिफट की मानिंद। इस लिफट का दरवाजा खुलता था। इसके अंदर एक नेगोरा सा आता था जिसमें लाश रखी जाती थी और इसके बाद वो मशीन बंद हो जाती थी और वो नेगोरा मैयत को लेकर कई हजार वोल्ट में ले जाती थी जहां इस लाश का कुछ नहीं बचता था। 5 मिनट के अंदर अंदर वो नेगोरा इस बने बनाए आदमी को लेकर वापस आ जाता था और इसमें उस शख्स की जगह सिवाय एक मुट्ठी राख के कुछ भी नहीं होता था। जब राशिद साहब की बीवी की सहेली के खावनत को लटाया गया तो वहां इन्होंने आखिरी सलाम पढ़े। दरवाजा बंद हुआ, बटन दबाया और वो शख्स जब राख में तब्दील होकर वापस आया तो राशिद साहब ने कहा, क्या कमाल की चीज है, ऐसी मशीन तो हमने देखी ना सुनी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो शमशान भूमि में बदबू आती है, लोग खड़े होते हैं सुबह से शाम तक मरदे के जलने का इंतजार करते रहते हैं। ये तो फटाफट काम तमाम हो गया। इस लिफट वालों ने उस शख्स की राख का एक पैक्ट बनाकर उसकी सहेली के हवाले कर दिया। राशिद साहब इस मशीन से बहुत मुतासिर हुए और उसकी बीवी राशिद साहब से बार बार पूछती कि कैसी कमाल की मशीन है और वो भी इस बात में सर हिलाते और कहते कि ये तो डिस्पोजल करने का तरीका ही बहुत अच्छा है। जाहिर है बाद में भी राशिद साहब ने इस मशीन की तारीफ की होगी। बदकिस्मती ये हुई, दर्दनाक बात ये हुई कि जब राशिद साहब फौत हुए और तब वो हमारे तसरफ में नहीं थे और उसी जालिम सहेली के कब्जा कुदरत में थे। इसने सोचा और कहा कि चूंकि इन्होंने इस मशीन को पसंद किया था और इसकी बड़ी तारीफ करते थे और इससे बड़े मरूब थे, जाहिर है कि इसकी नून मीम राशिद यही ख्वाहिश होगी कि उसे भी उसी मशीन की नज़र कर दिया जाए। इस खातून ने राशिद साहब से ख्वाहिश नहीं पूछी होगी।
मैं आज तक हैरान हूँ और दुखी हूँ। इस खातून ने राशिद साहब को इस मशीन के हवाले कर दिया और हम यहाँ रोते पीटते रह गए। मैं राशिद साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, इन्होंने ऐसी ख्वाहिश अपने लिए कभी नहीं की होगी। मरूबीत के सिलसिले में एक हद तक तो ठीक है, जो चीज़ काबिल तारीफ हो इसकी तारीफ करे, लेकिन नून मीम राशिद के साथ उनकी आखिरी रसूमात के हवाले से जो सानिहा हम पर गुजरा है, सारे अदब और सारे अदीबों पे क़यामत जो टूटी है, मैं इस दिक को साथ साथ लिए फिरता हूँ। किस से बयान करूँ? ठीक है, मगरिब ने बड़े कमाल की मशीनें बनाई हैं, लेकिन इन्हें हमारी मुआशरती ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बदबख्त औरत ने सोचे समझे बगैर और ये जान कर कि चूँकि इन्होंने इसकी तारीफ़ की है और पसंद किया है, इन्हें इस मशीन के हवाले कर दिया। मैं इस गम और दिख में आपको भी शरीक कर रहा हूँ। वो हमारे बड़े और महबूब शायर थे। अल्लाह इन्हें गरीक रहमत करे। आप भी मरूब हूँ, लेकिन इस कद्र नहीं। हम अपनी भी खूबियाँ रखते हैं और इन पर टेक लगाकर सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं।